आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं निजीकरण और आरक्षण पर। जैसा कि आप जानते हैं, आरक्षण पर काफी बहस हो चुकी है और आए दिन आरक्षण पर वाद विवाद या बहस होते रहती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिस दिन निजीकरण अगर हो जाएगा, जो शासकीय उपक्रम है, यदि सारे निजीकरण में हो जाएंगे, सारे पूंजीवादी व्यवस्था सब में लागू हो जाएगी, फिर आरक्षण का आप क्या करेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही सोचने वाली बात है। आज लगभग मैं अगर कहूँ कि सारी शासकीय जो हमारी जो शासकीय विभाग है, शासकीय जो भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्रों में निजीकरण बढ़ते जा रहा है, होते जा रहा है क्रम से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सरकार जो है निजीकरण की ओर बढ़ रही है। तो आने वाले दिनों में सरकार अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। बीच में है, इसी सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए शासकीय विभाग में ही कार्यरत एक वरिष्ठ अभियंता, जो इन मुद्दों को समझते हैं भली भांति से कि निजीकरण से क्या फायदा है या निजीकरण से क्या नुकसान हो सकता है, आरक्षण पे क्या इफेक्ट होगा। कोशिश करेंगे कि जो सवाल जो महत्वपूर्ण है, उन सवालों का जवाब हम सर से ले। सबसे पहले राजेश कड़वे सर, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम पासवान जी, सभी को जय भीम, मैत्रपूर्ण जय भीम। जय भीम सर, जय भीम सर। मैं आपसे पहला सवाल अगर मैं करूं तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, निजीकरण से सरकार को क्या फायदा है और जो बहुजन समाज है उसको क्या नुकसान होने वाला है? ऐसा है साहब, देखिए कि हर एक पहलू के दो मुद्दे होते हैं। जी सर। निजीकरण, इस देश में जो निजीकरण की होड़ लगी है, इससे कुछ लोगों को नुकसान है और कुछ लोगों को फायदा है। अच्छा। अब फायदे, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो फायदा जो सोचते हैं लोग कि फायदा किन लोगों को होना है, या बहुत सारे लोग आपको तरह तरह के तर्क दे सकते हैं कि निजीकरण से लोगों को जो सुविधाएं मिलेगी वो ज्यादा अच्छे से मिल पाएगी। हाँ। ये ऐसा लोगों का तर्क होते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग अगर देखते हैं कि हमारे यहाँ जो ये 1947 जो आजादी के समय था, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो भागीदारी थी, सरकारी उपक्रम जो थे, इनसे जो सेवाएं लोगों को मिलती थी, खास करके एग्रीकल्चर के, इसमें रोड बनाना, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, और ये जो जहाज, जो शिप के जो पोर्ट होते, जो जहाज से माल वगैरह आता है, ये सब सरकारी उपक्रमों के पास था। क्योंकि सबसे ये जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उस समय कोई पूंजीपति भी ऐसा नहीं था कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संभाल पाए। आज हम देखते हैं कि 1990 तक ये सरकारी उपक्रम ठीक ठाक चल रहे थे। 1990-91 में फिर जो लिबरलाइजेशन, जिसको बोलते हैं उदारीकरण, जो उस समय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने उदारीकरण की नीति के तहत प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया कि चलिए हर चीज गवर्नमेंट संभाल नहीं सकती है, तो कुछ सेक्टर ऐसे है, कुछ उपक्रम की जो प्राइवेट को दे दिया जाए और कुछ भागीदारी जो सरकार के पास रहे उसकी। अब साहब, सबसे पहले अपने को यह समझना होगा कि निजीकरण होता क्या है। निजीकरण का सीधा सीधा मतलब है कि सरकार जो है, सरकार के क्षेत्र में जो सरकार का जो प्रबंधन होता है, उन कंपनियों के ऊपर जो सरकार चला रही है, वो प्रबंधन किसी और को देना चाहती है सरकार। वो एक मान के चलिए कि सीढ़ी दर सीढ़ी होता है, ऐसा नहीं कि एक कंपनी आए और सीधे से बेच दे उसको। सरकार की सबसे पहले तो मंशा होती है कि सरकार का जो हिस्सेदारी है, सरकार पहले बेचेंगी उसको, अपनी हिस्सेदारी कम करेगी और उसको किसी निजी हाथों में देगी। निजी हाथों में जाने से निजी जो सेक्टर है उनका प्रबंधन उस कंपनी पे होगा। फिर चाहे वो निजी जो प्रबंधन है उस कंपनी को किस तरह से चलाती है, उनकी सोच होती है, उसमें गवर्नमेंट का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है उसमें। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहती है? आज देखिए कि 1947 से अपना जो पब्लिक सेक्टर था, ये मान के चलिए उस समय, ये जो मैंने आपको मोटे मोटे 3-4 सेक्टर बताए, इसमें इसकी 66% भागीदारी थी। आज उस सभी क्षेत्रों में
निजीकरण हो चुका है लगभग लगभग, और अभी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जो है, मान के चलिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसको बुनियादी ढांचा बोलते हैं, बुनियादी ढांचा खड़ा करने में कोई 1-2 मिनट या 1-2 साल का समय नहीं लगता, उसे बरसों लगते हैं। तो ये होता है कि जो निजी क्षेत्र, निजी कंपनियां होती है, ये बुनियादी ढांचे में कभी अपना निवेश शुरू में नहीं करती है। आपने देखा होगा कि सड़क, बिजली, पानी, मतलब एक रोटी, कपड़ा, मकान, ये किसी भी आदमी की जरूरत होती है। रोटी आप जाएंगे, आपको किराना दुकान पे मिल जाएगा, निजी क्षेत्र है, ठीक है। कपड़ा भी आपको निजी क्षेत्र से मिल जाएगा, और मकान भी आप किसी निजी क्षेत्र में सामान खरीद के आप बनवा लेते हैं। पर सड़क, बिजली, पानी, और आज के युग में कहूँ तो उसमें एक क्षेत्र और जुड़ जाता है, दूरसंचार का। कि दूरसंचार, सड़क, बिजली, पानी के साथ में चौथा एक फैक्टर हो गया जो जरूरी है लोगों के लिए, वो दूरसंचार। जैसे हम आपसे बात शुरू कर के रहे दिनों हैं, में, उसी माध्यम से हम आपसे जी बात भी कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। और आज हर किसी की, ऐसा नहीं कि ये आमदनी पे निर्भर है, हर किसी की जरूरत हो गई है कि उसके पास मोबाइल फोन, संचार की सुविधा हो। उससे बहुत सारे लोगों की जो परेशानियां है वो कम भी हुई है। मिनटों में आपका बैंक का ट्रांजेक्शन हो जाता है, मिनटों में आप किसी से बात कर पा रहे हैं, और सब चीजें जो है, एक संचार क्रांति आने से काफी जो लोगों को है बहुत सुविधा हुई है। अब ये 4 क्षेत्र गवर्नमेंट के पास पहले से थे। सड़क बनाना है, गवर्नमेंट करेगी, बिजली देना है, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, पानी की व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी, और संचार की, उसके साथ में कुछ और क्षेत्र थे, जैसे क्रूड ऑयल, जिसको कच्चा कच्चा तेल, तेल। जो प्रोसेसिंग होती है, जी सर। ये, और रेलवे हो गया। हाँ, रेलवे हो गया। ये सब चीजें गवर्नमेंट सेक्टर के पास में थी पहले। जी अभी 1991 के बाद ऐसा हुआ कि उदारीकरण की नीति से धीरे धीरे इस सेक्टर की जो हिस्सेदारी है वो निजी हाथों में जाने लगी। अभी यहाँ तक तो ठीक था साहब कि ये जो 2014 तक था, पहले कुछ बैलेंस बना हुआ था सिस्टम में। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जनसंख्या बढ़ रही थी, लोगों की आवश्यकता बढ़ रही थी, तो कुछ हद तक बोल सकते हैं कि लोगों, गवर्नमेंट जो है, ये पीएसयू जिसको हम बोलते हैं, सरकारी उपक्रम या सरकारी कंपनियां, ये लोगों की जरूरतें पूरी करने में उतनी तीव्र गति से काम नहीं कर पा रही थी, ऐसा लोगों का लॉजिक होता है, कुछ जी अनुभव होते हैं। तो ठीक है, आपने कुछ लोगों को उसमें अलाउ कर दिया कि कुछ क्षेत्र गवर्नमेंट कंपनियां रहेगी कुछ, और कुछ निजी क्षेत्र के हाथों में चले जाएगी। तो ये अभी तक थोड़ा बहुत बैलेंस चला हुआ था। पर अभी हम जो देख रहे हैं, अभी देखेंगे तो इसमें नए नए जो इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री, ये तर्क देते हैं जो निजीकरण के सपोर्ट में है। ये बोलते हैं कि इससे आउटपुट इंक्रीज होगा, मतलब लोगों को जो है, मतलब जो भी उत्पादन करती है, करेगी जो भी कंपनी, उसकी गुणवत्ता, उसकी संख्या ये बढ़ेगी, और एक जो भी एक उत्पादन बनाती है उसके ऊपर, एक यूनिट के ऊपर, मतलब एक संख्या के ऊपर जितना भी कॉस्ट होगा वो कम होगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं, एक मान के चलिए कि एक साबुन बनाने की कंपनी है। साबुन बनाने की कंपनी अगर निजी क्षेत्र में है, और वही कंपनी पहले सरकारी क्षेत्र में थी, तो आप बताइए कि एक साबुन बनाने के लिए निजी क्षेत्र ऐसा क्या चमत्कार कर लेता है कि उसको लागत कम होती है, और गवर्नमेंट जो तंत्र है उसको लागत ज्यादा होती है। इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं। आप देखेंगे तो सीधा सीधा होता है, जो मैन पावर की जो वेजेस देते हैं मैन पावर को, गवर्नमेंट सेक्टर जो है, ये नियोजित तरीके से उनको सैलरी दी जाती है, नियोजित तरीके से उनका ईपीएफ कटता है, और उनका साल दर साल उनकी तनख्वाह में वृद्धि होती है। जबकि आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में ऐसे कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर एक कोई भी कर्मचारी आज लगा है तो जरूरी नहीं है कि उसका अगले साल प्रमोशन हो जाए। कंपनी तो ये बोल सकती है कि अभी हमारी वित्तीय हालत अच्छी नहीं है, आपका पगार हम कम कर सकते हैं। अभी तो कोरोना काल सीधी सी उसका बात एक है। उदाहरण, कोरोना काल में लोगों की हाँ, सैलरी आधी हो गई है, कई जगह तो सैलरी नहीं दी जा रही। कोरोना काल में सैलरी हो गई, आधी हो गई है, और जॉब जो है, एम्प्लॉयमेंट कम से कम 22% जो एम्प्लॉयमेंट है 2020 में, ये कम हुआ है। एक इसके मैं आपको आंकड़े बताऊं कोरोना काल के, तो लॉकडाउन के समय में 122 मिलियन, मतलब 122 लाख, मतलब नहीं 122 लाख नहीं,
1220 लाख जो नौकरियां है जी। ये अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर से खत्म हो चुकी है। अच्छा, इतनी इतनी बड़ी, इतना हाँ बहुत इतना भयानक खबर है, मतलब बहुत भयानक खबर है, लेकिन ये बहुत खबर लोगों को मालूम ही नहीं चली। लोगों को नहीं लोग हम्म। लोग इसलिए भी नहीं जानना चाहते साहब, हम्म। क्योंकि आज ऐसा दौर आ गया है कि लोगों के पास मोबाइल तो आ गया है, सूचना तीव्र गति से आ रही है पर सही सूचना लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बिल्कुल। उसमें लोगों को ऐसा है कि सामने वाले का घर टूटता है, सामने वाला भूख से मरता है, इससे बाजू वाले को कोई फर्क नहीं, उसकी तनख्वाह आ रही है, वो चल रहा है, तो उसके लिए कोरोना काल तो हैप्पी हो गया। कई लोगों को तो घर बैठ के तनख्वाह मिली है उस समय, और कई लोग भूखे भी मरे हैं। जिनके लिए जो भूखे मरे उनके लिए कोरोना काल बहुत बुरा है, और जिनको घर बैठे तनख्वाह मिली उनकी फ्री में छुट्टी हो गई है उस समय। बिल्कुल। तो ये सोचने का नजरिया है। पर एक बात बताऊं मैं कि अगर यही ज्यादातर नौकरियां हमारे भारत देश की सरकारी होती तो क्या हम्म। इतनी सारी जॉब जा सकती थी? बिल्कुल नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। बिल्कुल नहीं जाती थी। गौर ये शासकीय तंत्र बोलिए, शासकीय विभाग की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी कर्मचारी को नियुक्त किया तो उसकी जो देखरेख करना है उसके परिवार की, उसको जो मेडिकल फैसिलिटी मिलना है, उसको टाइम टू टाइम जो प्रमोशन मिलना है, उसको तनख्वाह में वृद्धि होना है, ये शासकीय जो नियम है उसके तहत होती है। मतलब इसलिए पहले से बोला जाता है कि सरकारी जो नौकरियां होती है पहले से हम भारत में जो है अपने जमाई बन भारत के जाते लोग हैं। उसको ज्यादा पसंद करते हैं कि हाँ एक सुरक्षा मिल जाती है, हाँ, सुरक्षा बोल सकते हैं उसको। और सरकारी वो जमाई। लोग तो तंज कसते हैं कि सरकार के दामाद है, हम्म। सरकारी जमाई बोलते हैं। और सरकारी जमाई आपको आजकल बताओ तो सरकारी जमाई ये ज्यादातर तंज जो है ये बहुजन लोगों पे कसा जाता है अच्छा, कि हाँ। आप तो सरकारी जमाई हो, आपको नौकरी लगी जाएगी, ये हम्म। बहुजन लोगों पे कसा जाता है, ना कि जो उच्च वर्ण से आते हैं उन पे नहीं कसा जाता। जी जी। हम लोग भी कॉलेज में जब पढ़ते थे, हम लोगों पे अरे आप लोग तो सरकारी दामाद हो, आपको क्या ड्यूटी का है, आप तो इंजीनियरिंग कर लोगे, आपको ऐसी ड्यूटी लग जाएगी। हम्म। ये इन लोगों का मत होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम्म। एक आरक्षण का मुद्दा देखें तो बहुत मतलब गहरा मुद्दा है, पर हम आरक्षण के मुद्दे को ये निजीकरण से ही संबंधित हम यहाँ पर देखेंगे। जी सर। अब आपका दूसरा मुद्दा है कि बहुजन समाज को क्या नुकसान है हाँ। इससे। अब सबसे पहले तो एक बात है कि आपको मैं जो ये निजीकरण के जो साथ है, निजीकरण को जो साथ में है वो क्या तर्क देते हैं आपको बता दिया मैंने। और इसमें वो भी तर्क देते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेयर्स कम हो जाए, मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो गया। निजीकरण में कम होता है, हाँ। घूसखोरी कम कम। होती है, हाँ। और फायदा ज्यादा बढ़ जाता है, और पब्लिक ट्रेजरी को फायदा होता है। जी सर। क्योंकि जो भी फायदा होगा कंपनी को वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को कंपनी देगी। आप मुझे ये चारों भी मुद्दे जो लोग बोलते हैं उनको ये कहना है हाँ। कि पॉलिट जो राजनीतिकरण है ये सिर्फ सरकारी उपक्रमों में नहीं होता, सरकारी उपक्रमों में तो बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है, निजी क्षेत्रों में ज्यादा हस्तक्षेप होता है। आप भी इस बात को स्वीकारें किसी भी तरह जी से। जी जी जी। निजी क्षेत्र में जो भी राजनीतिक पार्टी है या जो भी राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व है या जो अभी सत्ता में है, निजी क्षेत्र में उनका ज्यादा हस्तक्षेप होता है। होता है, आप होता है। देखेंगे कि उसको कहाँ यूनिट लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है। और ये इस इस बात पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो दूसरा है करप्शन वाला पॉइंट ये भी जुड़ जाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप निजीकरण क्षेत्र में ज्यादा है और इसी में करप्शन भी ज्यादा होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट में ही करप्शन होता है। राजनीति पार्टियां चाहे कुछ भी कर ले, अगर कोई सरकारी संस्था है तो उसको नियम उलट फेट करके उसको नहीं चला सकती, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है एक हद तक आपकी घुसपैठ उस कंपनी में जितनी हो सकती उतना ही कर सकते हैं। अदरवाइज राजनीतिक पार्टियां सरकारी उपक्रमों में ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकती। यही कारण है कि आज की सरकार या आज की राजनीतिक पार्टियां निजी क्षेत्रों में इन कंपनियों को देना चाहती है, क्योंकि इनको जो आज की सरकारी उपक्रम है इससे इनके पार्टी को फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे जो भी जो राशि मिलती है, जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सीधे सरकार के पास जाता है, मतलब सरकारी खाते में जाता है। निजी क्षेत्रों में जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा, उसका टैक्स जो है खाली सरकार को मिलेगा, और बाकी जो टैक्स बटाने के बाद जो सीधा फायदा है वो किसी एक आदमी के हाथ में होगा जो उस कंपनी का मालिक है। अब उस कंपनी का मालिक, उसके पास जब इतना पैसा आ जाता है तो उसके पास पावर होती है, वो पैसे से राजनीति
राजनीतिक उथल पुथल कर सकता है, पैसे से वो चीज ऐसा कर सकता है कि अपने हिसाब से पॉलिसी बनाए। उदाहरण के लिए मान के चले कि एक कंपनी खोली गई है, ऑटोमोबाइल कंपनी, जो वाहन बनाने वाली कंपनी है, खोली गई है, उसको बहुत सारा फायदा हुआ, उसने टैक्स वैक्स बता दिया। अब उसको फायदा होने के बाद वो दूसरा कंपनी खोलना चाहता है दूसरी लोकेशन पे, दूसरी जगह पर। अब वो जगह है सरकारी, जहाँ पे खोलना चाहता है, जो उसने पसंद किया है। अभी देखिए कि यहाँ पर हम जो बोलते हैं ना राजनीतिकरण, कहाँ पर यहाँ पर सामने आता है कि अगर वो सरकारी है और अगर सरकारी जमीन वो बेची नहीं जा सकती है, तो वो पैसे के दम पर सरकार से या राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन करके कैसे भी करके अपनी कंपनी शुरू करेगा वो। पर ये अगर सरकारी क्षेत्र की कंपनी होती तो ये नहीं कर सकती थी। जो नियम बने हैं सरकारी कंपनी को उस नियम के तहत चलना है। इसलिए बोला जाता है कि सरकारी कंपनियों का आप देखेंगे, अब लोग कहने वाले लोग बोलते हैं, मेरा तो कहना है कि अगर आप इतना ज्यादा बोलते हैं कि तीव्र गति से निजी क्षेत्र काम करता है, बहुत अच्छी, कलेक्टर ऑफिस भी निजीकरण कर दीजिए। कलेक्टर ऑफिस में हमें काफी दिक्कत होती है, तहसील प्रधानमंत्री भी निजीकरण बांध जो सरकारी बोले, हाँ प्रधानमंत्री भी निजीकरण, उसका ऑफिस भी निजीकरण कर दीजिए। आपका जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जो किसानों को सस्ते दामों में जो पानी मुहैया करवाता है बांध में जमा करके, वो प्राइवेट कंपनी को दे दीजिए। देखिए फिर उसके बाद किसानों का कैसा शोषण होता है। आज मान के चलिए, मेरा मानना है कि बुनियादी ढांचे की जो सुविधाएं है जो लोगों को मिलनी चाहिए, वो सरकार बेहतरीन तरीके से दे सकती है। अब मैं आपको इसका उदाहरण दूं, एक ब्रिटेन में आप देखेंगे, ब्रिटेन में 1980 और 1990 के दशक में जो निजीकरण हुआ है, वैसा निजीकरण शायद ही कहीं देखने को मिलता है। पर पिछले कुछ दिनों से वहां के लोगों का जो है निजीकरण से मोह भंग हो गया है। वहां के जो लेबर पार्टी के नेता है जेरेमी कार्बिन, उनका कहना है कि जो बैंक है और जो उनके जो रेलवे है वो प्राइवेट हाथों में है, और जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है उनका जो विद्युत प्रदान करता है, ये सब प्राइवेट हाथों में है। उनका कहना है कि इसका फिर से राष्ट्रीयकरण हो जाए, क्योंकि वहां की जो एक सर्वे करती है एक एजेंसी है, योर गवर्नमेंट पोल्स इस नाम से सर्वे करती है। तो उन्होंने जब लोगों से रुझान लिया तो वहां के 66 से 68% लोग चाहते हैं कि रेलवे और जो विद्युत क्षेत्र की जो प्रदान करने वाली कंपनियां हैं, ये निजी हाथों से निकल के सरकारी हाथों में आए। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने देखा कि रेलवे और जो सरकारी क्षेत्र की जो विद्युत प्रदान करने वाली कंपनियां हैं, इनमें होड़ तो थी प्राइवेटाइजेशन होने के कारण, होड़ के साथ साथ इन्होंने लोगों से मनमाना जो दाम है बिजली भुगतान के नाम पे मनमाना दाम वसूला है। क्योंकि आप एक देखेंगे कि वहां पे एक 2 शहर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है ब्रिटेन के, वहां पर 2 शहरों के बीच में यात्रा करने का किराया 115 पाउंड है, और उतनी ही दूरी का अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में, किसी यूरोपियन देश में यात्रा करते हैं तो सिर्फ वो 35 पाउंड में हो जाती है। तो अब लोगों को, वहां के ब्रिटेन के लोगों को समझ में आने लगा है कि निजीकरण से हमारी जेब खाली हो रही है, जबकि ये व्यवस्था अगर सरकार के हाथ में होती तो हमें अच्छे से सुविधा मिल पाती और मुफ्त दामों में मिल जाती। सर अभी मेरे पास एक उदाहरण याद आ रहा है कि जैसे रेलवे में भारत में भी निजीकरण चालू हो गया है। तो मैं मध्य प्रदेश का जो हबीबगंज स्टेशन है वो पूरा निजी हाथों में सौंप दिया गया उसकी व्यवस्था करना। और पुणे का रेलवे स्टेशन की भी ये स्थिति है, लगभग बहुत सारे शहरों में ये व्यवस्था आ गई है। तो मैंने ये देखा कि जो प्लेटफॉर्म टिकट पहले 5 रुपए में मिलता था, आज वो 50 रुपए में मिल रहा है। आप सोच लीजिए, मैं छिंदवाड़ा से भोपाल आज से 3-4 साल पहले 50 रुपए में भोपाल चला जाता था। आज अगर मैं छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में खड़ा रहूंगा तो सिर्फ 50 रुपए वहीं का देना पड़ेगा। ये स्थिति हो गई है। और दूसरा उदाहरण और बताना चाहूंगा सर, दूसरा उदाहरण कोरोना काल से है। आज जो सरकारी हॉस्पिटल अच्छे काम कर रहे हैं, कोई उसमें कोई शंका नहीं है, पुलिस विभाग अच्छा काम कर रहा है, जितने भी शासकीय विभाग है वो ही कोरोना योद्धा के रूप में दिख रहे हैं। लेकिन आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल, नागपुर में आप रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, आप देख सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल कितना लूट खसूट कर रहे हैं। ऐसा मेरा आरोप है, ऐसा देखने को भी मिल रहा है। आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा मानना है कि शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र ऐसे होने चाहिए कि कभी भी निजी हाथों में नहीं होने चाहिए। आप जितने भी उन्नत देश देखेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य है ये सरकारी ही तंत्र चलाते हैं, वहां पे ढंग से चलाते हैं।
वहां पर सरकारी स्कूलों में चाहे बहुत बड़ा राजनीतिक नेता हो या उस राजनीतिक नेता का ड्राइवर का लड़का हो, दोनों के लड़के आपस में बैठ के साथ में पढ़ते हैं। आप किसी भी उन्नत प्रगतिशील देश में आप देख सकते हैं। अब आती है मुद्दे, आपने जो रेलवे का बात की है, मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो पुणे में यहाँ पे आईटी कंपनियों में काम करते हैं। अब जब दिवाली का सीजन होता है तो दिवाली के सीजन में ये क्या करते हैं कि पहले से रिजर्वेशन करके रखते हैं रेलवे का। क्यों ऐसा करके रखते हैं? क्योंकि रेलवे पर उस समय इतना बोझ होता है दिवाली के समय में कि रेलवे उस बोझ को पूरा नहीं कर पाती, तो फिर लोग कहा जाते हैं प्राइवेट जो बसेस चलती है ना, जो परिवहन है, सड़क परिवहन, जो प्राइवेट बस चलती है, आप उनका किराया आप दिवाली के समय देखिए कि जिसका साधारण समय में किराया 1200-1500 रुपए होता था, उस एक सीट का किराया वो 6,000 7,000 वसूलते हैं। पर रेलवे सरकारी उपक्रम होने के कारण वो रेलवे ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि रेलवे का साधारण समय में जो किराया है 800-900 रुपए, उसको दिवाली के समय भी उतना लेना है। और दूसरी बात, रेलवे में ऐसे बहुत सारे लोग भी सफर करते हैं जिनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, फिर भी बैठ जाते हैं और फिर समय पे वो अपना चालान कटा के अपने गंतव्य स्थान पे कम से कम त्योहार मनाने तो पहुंच जाते हैं। अब आज सोचिए कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, आपने सिर्फ रेलवे स्टेशन की बात की, यहाँ पे तो प्राइवेट ट्रेन भी चलाने की बात की जा रही है। अब जब दिवाली के सीजन में जब प्राइवेट बस इतना किराया कर सकती है, तो क्या प्राइवेट ट्रेन जिस मालिक की रहेगी वो ये नहीं सोचेगा कि अब दिवाली में रश बढ़ने वाला है तो मैं भी किराया बदलूं? बिल्कुल करेक्ट। इससे गरीब आदमी कैसे जाएगा? और जिन लोगों का टिकट कंफर्म नहीं होता वो कैसे तो भी चले जाते हैं आज की डेट में अपना एक्स्ट्रा भुगतान करके टीटी से मिलके। प्राइवेट ट्रेन में तो कोई ऐसी सुविधा रहेगी नहीं, जिसका टिकट कंफर्म है वही अंदर घुस पाएगा, बाकी सब रहो बाहर। तो गरीब जनता क्या करे? आज जो ज्यादातर आप देखते हैं कि भारत देश की जिस तरह से आंकड़े आते हैं कि नहीं गरीबी की हालत सुधरी है, मेरा तो ऐसा मानना नहीं है। जिस तरह से हालत सुधर रही है लोगों की, उतने गरीब लोग भी बढ़ रहे हैं, जनसंख्या भी बढ़ रही है। वो गरीब लोग जनरल के डब्बे में सफर करके जाते हैं, पैर रखने को जगह नहीं होती है तब भी सफर करके जाते हैं। अगर निजी क्षेत्रों की रेल चलाई जाएगी उस समय, सरकारी पटरियों पर निजी ट्रेन जब चलेगी, तो गरीब लोगों को क्या फायदा होना है? मतलब अंग्रेजों के समय से जो ट्रेन चली है, जो ट्रेन का बुनियादी ढांचा रेलवे का जो बना है, इतने सारे लोगों का पैसा, इनकम टैक्स का पैसा लगा हुआ है। अब जब सब तैयार होने के बाद उसको प्राइवेट हाथों में देना है, इसका कोई औचित्य नहीं है। गवर्नमेंट, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट अगर बोलती है कि निजी क्षेत्रों में जाने से लोगों को सुविधाएं मिलेगी, तो सरकार खुद पे ताना मार रही है कि हम अच्छे से सर्विस नहीं दे पा रहे। मेरा तो सीधा मानना है कि हम सरकार खुद अपनी नाकामी कबूल कर लेती है कि निजी क्षेत्रों में जाने से अच्छी सुविधा मिलेगी, हम नहीं दे पा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है। अब आप देखेंगे, दूसरी बात, आपके हॉस्पिटल की बात आपने बिल्कुल सही कही। कोरोना काल में आपने हॉस्पिटल देखा होगा, जितने भी सरकारी पैरामेडिकल स्टाफ हो, सरकारी डॉक्टर्स हो, ये दिन रात लगे हुए हैं और इनको कोई एक्स्ट्रा भत्ता नहीं मिल रहा है, ओवर टाइम का भत्ता नहीं मिल रहा है। साथ ही जब यहाँ पे मैं नागपुर में था, नागपुर में मैंने देखा उस समय यहाँ के जो आयुक्त थे, नगर पालिका आयुक्त, इन्होंने घोषणा की कि अपने 2 हॉस्पिटल है, अभी कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों ना निजी अस्पतालों को भी कोरोना सेंटर के रूप में उनका इस्तेमाल करें। और उन्होंने कुछ 12-13 हॉस्पिटलों की लिस्ट निकाली और उनको नोटिस भेजे कि आप कम से कम अपने ग्राउंड फ्लोर इसके लिए तैयार रखें, क्योंकि जो मरीज आते हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह की जो जरूरत होती है। तो इस उद्देश्य से उन्होंने 12 हॉस्पिटल अच्छे से डिसाइड किए और वो लिस्ट उन्होंने भेजी और ऑर्डर भी निकाला। इसके विरुद्ध क्या हुआ, जो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो एसोसिएशन है, ये इनके विरुद्ध चले गया। इन्होंने हाई कोर्ट में केस भी डाला। इनका कहना था कि हम लोगों का प्राइवेट हॉस्पिटल छोटे छोटे होते हैं, हमारे पास जो मरीज आते हैं उन्हीं को सुविधाओं देने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं है, तो हमारे पास जो कोरोना पेशेंट भेजे जाएंगे उनकी हम देखरेख नहीं कर सकते। ये तो बात मुझे समझ में नहीं आई। जब आपके पास कोई मोटी रकम लेके आता है मरीज, तो आप तो उनका स्वागत करते हैं, उनसे पूरी रकम ऐंठ लेते हैं। पर जब गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड कर दिया है कि आपको इस पेशेंट को रखना है कोरोना को और आप इतना ही पैसा इससे ले सकते हैं, गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को ये नहीं बोला था
कि आप उनसे पैसा नहीं लेंगे, लेंगे पर एक निर्धारित किया था शुल्क, पर प्राइवेट वालों को मान्य नहीं है, इनको तो अपना शुल्क लगाना है। तो उनको आप पैसा देख कमाना सकते हैं कि दोनों समय में एक सरकारी अस्पताल है, हाँ इनको पैसा कमाना है। सरकारी अस्पताल सेवा भाव से दिन रात लगा हुआ है, उसी सरकारी तंत्र को गाली देने वाले लोग, उसी सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर को, नर्स को गाली देने वाले लोग वहां पे जा रहे हैं और उनको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है, वो ठीक होके आ रहे हैं। उसके उलट आप देखेंगे कि यहाँ पर 15-15 लाख लोगों के बिल निकले हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर को हस्तक्षेप करना पड़ा है, पुलिस को हस्तक्षेप करना है, जब जाके परिजनों के बिल जो है वो कम हुए हैं। यहाँ ऐसी स्थिति आ गई है, आप सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य का क्षेत्र हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, इन चीजों में अगर अपना देश निजीकरण करता है तो मुझे नहीं लगता कि जो आने वाली भावी पीढ़ी है ये देश में बहुत ज्यादा कुछ योगदान कर पाएगी, क्योंकि अगर हर चीज पैसे से खरीदी जा रही है तो आदमी की सोच भी पैसा कमाने वाली हो जाती है, सेवा भाव उसमें नहीं रह पाता। जब आप बता ही रहे हैं कि निजीकरण बढ़ते जा रहा है, आपने पूरे आंकड़े बताए कि इतना निजीकरण हो चुका है, तो मेरे ख्याल से फिर आरक्षण तो बचेगा नहीं। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुजन समाज का युवा है या बहुजन समाज के जो लोग हैं, कहीं आरक्षण के कारण वो जो सरकारी नौकरियों पे निर्भर रहते हैं आरक्षण के कारण, तो उनकी निर्भरता से उनको क्या नुकसान हो सकता है, सर आप क्या सोचते हैं? देखिए आरक्षण जो है निर्भर, ये आपने बिल्कुल सही बात कही, सारे तंत्र को निजीकरण कर दो, आरक्षण से छेड़खानी मत करो। मतलब सीधा सीधा है कि आरक्षण को निष्क्रिय करने का एक तरीका मान सकते हैं आप इसमें। अब बहुजन लोगों को समझना पड़ेगा कि आरक्षण पर अपनी निर्भरता कितने हद तक रखना है। आपको मैं सबसे पहले बात बताऊं कि बहुजन लोग, जो बहुजन समुदाय आता है, ज्यादातर लोग उसमें से गरीब होते हैं, और आप बड़े बड़े महानगरों में देखेंगे तो आजादी के इतने साल बाद भी उनका बहुत सारा समुदाय है वो झोपड़पट्टियों में रहता है। अब अगर उनको जीवन स्तर सुधारना है, तो उनको कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी की आवश्यकता होगी, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता होगी, उनको अच्छे शिक्षा की, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होगी। ये सब चीजें पूर्ण करता था। कोई भी आप देखिए कि गवर्नमेंट कंपनी भी बनती है, जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, आप देखेंगे ये कंपनियां शहरों से बहुत दूर होती है, फिर भी यहाँ पर ये लोग अपनी टाउनशिप बनाते, वहां पे स्कूल बनाते, वहां पे हॉस्पिटल बनाते, मतलब अपने कर्मचारियों को सारी सुविधाएं देते हैं। अब मुझे बताइए कि प्राइवेट कंपनी में आप देखेंगे, प्राइवेट जो निजी कंपनियां होती है, इन्होंने एक बेंचमार्क डिसाइड करके रखा है कि हमारे यहाँ पे काम करने वाला कर्मचारी वेल सूट बूट में होना चाहिए, उसको पहले से अच्छी इंग्लिश, फर्राटेदार इंग्लिश आनी चाहिए, और ये तमाम उसका ऐसा स्टेटस होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि एक झोपड़पट्टी में रहने वाला जो लड़का है, उसके माँ बाप रिक्शा चलाते हो, मजदूरी करते हो, उस लड़के ने भलाई ही डिग्री हासिल कर ली है, वो होशियार हो, सब कुछ हो, पढ़ाई करने में बहुत अच्छा, पर उसका स्टेटस क्या एकदम से सूट बूट वाला हो सकता है प्राइवेट कंपनी के लिए? ये तो संभव नहीं है। तो बहुजनों के लिए तो ऐसा है कि अगर प्राइवेट कंपनी में भी जाना है उनको उस स्तर पे, तो उनके लिए जो मार्ग है, जो द्वार बोलना चाहिए, वो सरकारी उपक्रम ही है। उनके पिताजी पहले सरकारी उपक्रम में लगेंगे, उनको अच्छी शिक्षा सुविधा मिलेगी, उसके बाद लड़का वेल एजुकेटेड बनेगा, सब उसको सारी सुविधाएं उसको मिलेगी, उसके बाद वो प्राइवेट में जाने लायक होता है। एकदम से कोई लड़का झोपड़पट्टी से उठ के प्राइवेट में नहीं जा सकता। अमेरिका की बात कर रहा था कि अमेरिका जैसे इतना विकसित देश है, यहाँ पर भी निगरों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ना केवल सरकारी क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में भी प्रावधान किया गया है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुजन समाज का यही कहना है कि आप निजी करते हैं, आपको लगता है कि निजी क्षेत्र अच्छे से सुविधाएं दे पाएंगे लोगों को, तीव्र गति से सुविधाएं, तो दीजिए, कोई उसमें, पर फिर उसमें भी आरक्षण का प्रावधान कीजिए जैसे अमेरिका में है। और हम लोगों की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बहुजन क्षेत्र में से जो लोग प्रगति कर चुके हैं वो संगठित हो, शिक्षित तो बन गए, पैसा भी कमा लिया उन्होंने, अब है संगठित होने की, और संगठित रूप से व्यवसाय चालू करे, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे मध्यम वर्ग का जो व्यवसाय है। उससे क्या होगा कि बहुजन लोगों को ही रोजगार मिलेगा, तो उससे जो है, जो बड़े बड़े निजी क्षेत्र के दिग्गज है, उनकी कंपनियों पे जो हमारे बहुजन लोग वहां पे काम नहीं कर पाते, या फिर बहुत ही दुय्यम दर्जे का काम उन्हें मिलता है, तो उस कंपनियों पे, उस निजी क्षेत्रों में हमारे बहुजन लोगों की निर्भरता कम हो जाएगी, अगर हमारे लोग ही कुछ न कुछ उपक्रम शुरू करते हैं। और
सीधी सी बात बताओ, SC ST OBC का 85% इस देश का में भागीदारी है। आप चाहे निजी कीजिए चाहे सरकारी कीजिए, बहुजन समाज की तो यही मांग है कि इनको हर क्षेत्र में इनकी 85% भागीदारी हो। ऐसा नहीं हो कि निजी क्षेत्र हो तो 100 में से सिर्फ 20 ही लोग बहुजन के हो और 80% लोग उच्च वर्णीय हो, तो ये तो नाइंसाफी होगी। निजी क्षेत्र का विरोध हम बहुजन इसलिए करते हैं क्योंकि निजीकरण से हमने हमारे परिणाम देखे हैं कि क्या हुआ है। निजीकरण से हम लोगों के हक ही छीने गए हैं, इसलिए निजीकरण का हम लोग विरोध करते हैं। और अगर निजी करती है सरकार तो हम लोगों के इसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये मेरा मत है।